नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और मैं आपसे एक सबसे पहले सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप किसी ऐसे केस के बारे में जानना चाहते हैं जो मेंटेनेंस का केस हो, पति पत्नी के बीच में मेंटेनेंस विवाद से जुड़ा हुआ केस हो और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये एक लैंडमार्क केस बन गया हो। अभी मैंने केस का नाम नहीं बताया है, क्या आपको पता है उस केस के बारे में? देखिए, एक साधारण सा केस इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि वो भारत में डिवोर्स और मेंटेनेंस से जुड़े हर केस के लिए एक रूल बदल दे। यह कहानी रजनीश और नेहा की है, एक ऐसा मामला जो एक फैमिली कोर्ट से शुरू हुआ और सीधा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाकर के समाप्त हुआ। आखिर इस एक लैंडमार्क जजमेंट ने ऐसा क्या किया कि आज भारत में मेंटेनेंस के लिए लड़ रहे पति और पत्नी दोनों के लिए अपनी इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज का पूरा डिस्क्लोजर एक एफिडेविट के जरिए अदालत के सामने रखना मैंडेटरी हो गया है। और कैसे इसी एक फैसले ने जहां पत्नियों को सालों से इंतजार से बचाकर जल्दी जस्टिस दिलाने का रास्ता खोला, वहीं पतियों को भी मल्टीपल लिटिगेशंस और ओवरलैपिंग पेमेंट्स और कॉम्प्लिकेशंस से राहत दी। आज हम जानेंगे रजनीश बनाम नेहा 2020 के उस ऐतिहासिक फैसले की पूरी कहानी जिसने भारत के फैमिली लॉ को एक नई दिशा दी। तो सबसे पहले पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रजनीश बनाम नेहा एक साधारण केस की असाधारण कहानी क्या रही। देखिए, शुरुआत में ये मामला किसी भी दूसरे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जैसा ही था। नेहा यानी पत्नी अपने पति रजनीश का घर छोड़कर अलग रहने लगी और इसके बाद उन्होंने अपने और अपने माइनर सन के लिए गुजारे के लिए सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 के तहत कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की और यह सेक्शन किसी भी पत्नी या बच्चे या माता पिता को अपने भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस क्लेम करने का अधिकार देता है। यह मामला फैमिली कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए पति रजनीश को आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी को हर महीने 15,000 और बेटे को 5,000 का इंटरिम मेंटेनेंस दें। राजनेश को अपनी पत्नी और बच्चे के लिए मेंटेनेंस देना होगा। इंटरिम मेंटेनेंस वो रकम होती है जो केस के पेंडिंग रहने के दौरान दी जाती है ताकि पत्नी और बच्चे अपना जीवन यापन कर सकें। रजनीश इस फैसले से सहमत नहीं थे। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। पर रजनीश यहां भी नहीं रुके। उन्होंने मामले को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। कहानी यहां तक तो सीधी लगती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सामान्य से मेंटेनेंस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाई। जवाब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक केस में उन लाखों लोगों की परेशानियां देख ली जो सालों से इन्हीं लीगल इश्यूज से जूझ रहे थे। अब मैं आपको इस पार्ट में फैसले से पहले की समस्या और सिस्टम में क्या गड़बड़ी थी, क्यों ये केस इतना बड़ा हो गया, वो मैं बताने वाला हूं। देखिए, रजनीश बनाम नेहा के फैसले से पहले मेंटेनेंस के मामलों में कुछ बहुत बड़ी समस्याएं थी जिनमें लगभग हर कोई परेशान था। तो पहली और बड़ी समस्या थी इनऑर्डिनेट डिलेज। मेंटेनेंस के केसों में फैसला आने में सालों लग जाते थे। एक पत्नी जिसे तत्काल फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती थी, उसे जस्टिस के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। और दूसरी बड़ी समस्या थी कंसीलमेंट ऑफ इनकम। ज्यादातर मामलों में पति अपनी असली कमाई कोर्ट को डिस्क्लोज नहीं करते थे। कम सैलरी स्लिप दिखाना, बिजनेस को घाटा में दिखाना या खुद को बेरोजगार साबित करना, ये सब आम दांव पेच थे। पत्नी के पास यह साबित करने का कोई सीधा तरीका नहीं होता था कि पति की असली इनकम क्या है, जिससे केस और भी लंबा खिंचता था। तीसरी समस्या थी मल्टीपल प्रोसीडिंग्स और ओवरलैपिंग पेमेंट्स का डर। भारत में पत्नी कई अलग अलग इंस्टीट्यूट के तहत मेंटेनेंस मांग सकती है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, सीआरपीसी के तहत, अब तो बीएनएसएस हो गया, अब डिवोर्स के तहत भी मांगा जा सकता है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी मांगा जा सकता है। इससे काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता था। क्या पति को हर केस में अलग अलग पैसा देना होगा? इससे पतियों पर दोहरी मार पड़ने का डर बना रहता था। और जो चौथी बड़ी समस्या थी, मेंटेनेंस कब से मिलेगा, इस पर कोई स्पष्ट लॉ नहीं था। कुछ जजेस केस फाइल होने की तारीख से मेंटेनेंस देने का आदेश देते थे, तो कुछ जजेस फैसला सुनाने की तारीख से। इन दोनों तारीखों में कई सालों का अंतर हो सकता था, जिससे पीड़ित पक्ष को भारी नुकसान होता था। इन्हीं बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा केस को एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया।
अब मैं आपको इस पार्ट में बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या समाधान निकाला और क्या गाइडलाइंस जिसने सब कुछ बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में न सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, बल्कि इससे एक कदम आगे बढ़कर पूरे देश की अदालतों के लिए कुछ बेहद जरूरी गाइडलाइंस जारी किए। जो पहला कदम था कि एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर, अब कुछ नहीं छिपेगा, यह इस जजमेंट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मेंटेनेंस के हर केस में दोनों पक्षों यानी पति और पत्नी को अपनी इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज का एक डिटेल्ड हलफनामा यानी एफिडेविट ऑफ डिस्क्लोजर फाइल करना होगा। कोर्ट ने इसका एक पूरा फॉर्मेट भी दिया जिसमें सैलरी, बिजनेस इनकम, रेंटल इनकम, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, प्रॉपर्टी, लोन्स, क्रेडिट कार्ड के बिल और लाइफ स्टाइल पर होने वाले खर्च जैसे हर छोटी बड़ी जानकारी देनी होती है। इस एक नियम ने इनकम छिपाने के प्रैक्टिस को बहुत मुश्किल बना दिया। अब अगर कोई एफिडेविट में झूठी जानकारी देता है तो उस पर परज्यूरी या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैं यहीं पर आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको यह लीगल एनालिसिस वैल्यूएबल लग रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेंटेनेंस से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन है या आप कोई डिवोर्स केस फाइट कर रहे हैं और आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इस केस में और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दूसरा समाधान सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक से ज्यादा केस अगर हो तो क्या होगा, कोई डबल पेमेंट नहीं होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया अगर पत्नी को एक केस में पहले से ही मेंटेनेंस मिल रहा है तो उसे दूसरे केस में यह बात कोर्ट को बतानी होगी। तब कोर्ट नए केस में मेंटेनेंस तय करते समय पहले से मिल रही रकम को सेट ऑफ या एडजस्ट करेगी। जैसे अगर पत्नी को डोमेस्टिक वायलेंस केस में 8,000 मिल रहे हैं, बाद में फैमिली कोर्ट यह तय करती है कि उसे कुल 20,000 महीने मिलने चाहिए, तो कोर्ट पति को सिर्फ अतिरिक्त 12,000 देने का ही आदेश देगी। इससे पत्नी को उसका हक हक भी मिला और पति भी एक ही चीज के लिए 2 बार पेमेंट करने से बच गया। जो तीसरा बड़ा नियम बना वो ये बना कि न्याय पहले दिन से मिलना चाहिए, यानी एप्लीकेशन की डेट से ही मेंटेनेंस मिलना चाहिए। सालों की देरी की समस्या पर कोर्ट ने एक बहुत जरूरी नियम बनाया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मेंटेनेंस आमतौर पर उस तारीख से दिया जाना चाहिए जिस दिन कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की गई थी, न कि उस दिन जिस दिन ऑर्डर पास किया गया। यह पत्नियों और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी। इसका मतलब है कि फैसला आने में चाहे कितने भी साल लगे, पति को केस शुरू होने की तारीख से लेकर फैसले की तारीख तक पूरा बकाया पैसा यानी एरियर्स एक साथ देना होगा। हालांकि कोर्ट ने जजेस को यह डिस्क्रिशन दी है कि अगर किसी खास मामले में वो चाहें तो कारण बताते हुए फैसले की तारीख से भी मेंटेनेंस का आदेश दे सकते हैं। और चौथा जो आदेश आया वो भी काफी स्ट्रिक्ट है, जो एनफोर्समेंट के लिए था कि आदेश का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया है कि मेंटेनेंस के ऑर्डर सिर्फ कागज पर ना रहें, बल्कि उन्हें सख्ती से एनफोर्स करवाया जाए ताकि जरूरतमंद तक पैसा समय पर पहुंचे। अब मैं इस पार्ट में आपको बताने जा रहा हूं कि इस फैसले का क्या असर हुआ और किसे क्या मिला। थोड़ा ब्रीफली जल्दी से बता देता हूं। देखिए, इस एक फैसले ने दोनों पक्षों के लिए कुछ तस्वीरें साफ कर दी। पत्नियों के लिए फायदे की बात यह हो गई कि ट्रांसपेरेंट एंड एक्सपीडिशियस प्रोसेस हो गया। इनकम एफिडेविट की वजह से अब कोर्ट के लिए सही मेंटेनेंस तय करना आसान और तेज हो गया है। दूसरा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एप्लीकेशन की तारीख से मेंटेनेंस मिलने के नियम ने यह सुनिश्चित किया कि कानूनी लड़ाई के दौरान उन्हें आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। वहीं पतियों के लिए भी फायदेमंद रहा है यह फैसला। किन मामलों में वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पेमेंट, मेंटेनेंस एडजस्ट करने के नियम ने उन पतियों को बहुत बड़ी राहत दी जिन पर मल्टीपल केसेस चल रहे होते हैं। दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंसी। यह फैसला सिर्फ पति पर जिम्मेदारी नहीं डालता, पत्नी को भी अपनी इनकम और एसेट्स का ब्यौरा देना होता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अगर पत्नी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो उस फैक्ट को भी कंसीडर किया जाए। तो उम्मीद है कि इस मामले में बहुत क्लियरिटी मिली। तो अगर मैं निष्कर्ष में कहूं, इस वीडियो के निष्कर्ष में बताऊं, तो रजनीश बनाम नेहा का मामला सिर्फ एक पति पत्नी के डिस्प्यूट का निपटारा नहीं है। यह भारतीय लीगल सिस्टम में एक माइलस्टोन है
जिसने एक जटिल और धीमी प्रक्रिया को सुधारने के लिए एक रोबस्ट फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस फैसले के 3 सबसे बड़े पिलर्स हैं: एफिडेविट्स ऑफ डिस्क्लोजर जिसने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटेनेंस जिसने मल्टीपल लिटिगेशन की उलझन को कम किया, और मेंटेनेंस फ्रॉम दी डेट ऑफ एप्लीकेशन जिसने पीड़ित को समय पर राहत देने का रास्ता बनाया। इस फैसले ने मेंटेनेंस के मामलों में लगने वाले समय को कम करने और प्रक्रिया को ज्यादा फेयर बनाने की एक मजबूत नींव रखी है। इसने पत्नी के सम्मान से जीने के अधिकार और पति के भुगतान करने के कैपेसिटी के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। इस फैसले पर आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है एफिडेविट सिस्टम जमीनी स्तर पर क्या वाकई इससे सुधार हुआ है? आप अपने अनुभव या आपके जो भी राय हो आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। आने वाले वीडियोस में आपके कमेंट्स को एक सही प्लेटफॉर्म पे जरूर लेकर के आएंगे और आपके सलाह को भी वीडियो में शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।